गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क। इससे पहले अपन ने वर्क एनर्जी रिलेशन पढ़ाई है, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। एनर्जी है वह कार्य का ही एक रूप होती है, या कार्य ही ऊर्जा या ऊर्जा ही कार्य, आप यूँ समझ सकते हैं। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको अपन हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं, वह नॉर्मली अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बोल सकते हैं, स्थूल रूप से बोल सकते हैं। जो भी अपन ऊर्जा है उसको यांत्रिक कार्य के लिए काम में लेते हैं, तो वह जो ऊर्जा है नॉर्मली अपन मैकेनिकल एनर्जी के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऊर्जा है वह अलग अलग रूप में हो सकती है, जैसे कि अपन हीट के रूप में भी ऊर्जा ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ले सकते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी के रूप में ले सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी होती हैं। तो इनके लिए अपन आज कुछ डेरिवेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसमें यह है कि मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क में कि वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। सपोज एक डेरिवेशन आता है कि किसी भी एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए एक टेबल है, इस टेबल पर अपन ने कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, सपोज ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है, और इस पर F बल लगाया है। कार्य के अंदर बल की दिशा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर अलग अलग है, तो उसमें जो किया गया कार्य है वो ज़रूरी नहीं जितना है उतना ही मिले, तो वह उसकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो इम्पोर्टेंट है। तो बल की दिशा एक्स एक्स की तरफ है और विस्थापन भी एक्स एक्स की तरफ है। यह बल लगाने पर यह ब्लॉक है इस पोजीशन से यहाँ तक आ जाता है, और तब यह विस्थापन एस होता है। तो इस ब्लॉक पर बल द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखिए, इस ब्लॉक पर बल F द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। कहने का मतलब है किसी भी निकाय पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस बल के मापांक और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। Then the work has only doing by force in a magnitude, not in a direction force। ये इंपॉर्टेंट जो लाइन मैंने बताया है कि जब अपन कार्य करते हैं, किसी बल के द्वारा कार्य किया जाता है किसी निकाय द्वारा या निकाय पर, तो उसमें जो बल की दिशा है वह विस्थापन की दिशा में होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि उधर भी हो, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मैं बल लगा रहा हूँ इस तरफ और विस्थापन इधर है, तो बल की दिशा ये और विस्थापन की दिशा है, तो इनके बीच में एक एंगल आ जाएगा। एंगल आने की वजह से देखिए W इंटू एफ डॉट डी एस है या एफ डॉट एस है, तो एफ एस कोस थीटा एफ डॉट डी एस कोस। तो एक जो कोस थीटा है यह एंगल है विस्थापन और बल के बीच में। तो यह एंगल का मान अगर 90 डिग्री पर होगा तो किया गया कार्य है वह 0 हो जाएगा। अर्थात जिस वक्त बल और विस्थापन 0 नहीं है लेकिन फिर भी किया गया कार्य 0 होगा। ओके, तो इसको अपन कह भी सकते हैं यहाँ पर कि W बराबर एफ एस। यहाँ पर ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि थीटा का मान 0 है। अगर ऐसा है, इस फॉर्मूले में अगर मैं कहूँ बल बराबर 1 न्यूटन और विस्थापन बराबर 1 मीटर, तो यह 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर हो गया। 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल के बराबर। अब अपन थोड़ा सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अप्लाइड फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इज 0, देन व्हाट विल बी द वर्क। किसी भी निकाय पर अगर बल है उसका मान 0 है तो कार्य का मान क्या होगा। अगर विस्थापन का मान 0 है तब कार्य का मान क्या होगा। ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा सोचिए, देखिए कि क्या ऐसा है कि कोई भी निकाय है जिसमें बल का मान 0 है तो कार्य है वह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कंसिडर कीजिए कि एक कोई ऐसा निकाय है जो एक v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, लेकिन वेग v है वह है एक समान, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी v इज यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी v यूनिफॉर्म है तो a बराबर कितना होगा, त्वरण, तो dv अपॉन dt। a बराबर होगा dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt a बराबर है, तो चूंकि यह वेग है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है, इसलिए त्वरण का मान 0। अगर त्वरण का मान 0 है तो बल का मान 0। अब
कोई भी निकाय है उस पर कोई बल तो लग ही नहीं रहा है, तो क्या इस प्रकार ही हो सकता है? तो देखिए, नाउ द रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब कोई जैसे कि कोई गाड़ी है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, अब उसको रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। तो विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो बल की दिशा विपरीत होगी, बल नेगेटिव होगा, या वह विस्थापन को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। क्योंकि विस्थापन की दिशा सपोज मैंने ऐसे मान रखी है ये, और ये किसी भी वेग से चल रही है यूनिफॉर्म से, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया है क्योंकि A बराबर 0 है और बल बराबर 0 है। अब इसे रोकने के लिए रिटार्डेड दिशा में दूसरी तरफ बल लगाया जाता है, तो बल की दिशा क्या होगी? -F। तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा निकाय का? अब जो बल है वह विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अच्छा, बल द्वारा किया गया कार्य है वह नेगेटिव होगा, यूँ मानिए, क्योंकि जो विस्थापन था या तो उसको नेगेटिव मानिए या बल की दिशा को नेगेटिव मानिए। तो देखिए, यहाँ तब कह सकते हैं वर्क डन बाई फोर्स F इज इक्वल टू -F इंटू एस या F इंटू -S, ऐसा अपन कह सकते हैं। अब आप इसको यूँ समझिए कि एक कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की एक बॉडी है। m द्रव्यमान की बॉडी पर अगर मैं बल लगाता हूँ लिफ्ट अप करने के लिए, उसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए, ग्राउंड से, सपोज यह ग्राउंड पर कोई बॉडी है, इसको उठाने के लिए ऊपर की तरफ बल लगाते हैं। देखिए ऐसे, अगर ऊपर की तरफ बल लगाएंगे तो विस्थापन भी ऊपर की तरफ है और बल की दिशा भी ऊपर की तरफ है, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक ही दिशा में। लेकिन क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य ऋणात्मक भी है? हाँ है, वह होगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा है नेगेटिव, डाउनवर्ड, और विस्थापन है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी दिशा नेगेटिव होने की वजह से या तो गुरुत्वाकर्षण बल को माइनस लेंगे या उसके सापेक्ष जो विस्थापन है वह ऋणात्मक लेंगे, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्योंकि इसमें देखिए, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा तो है डाउनवर्ड और विस्थापन है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? दोनों के बीच में एंगल होगा 180। 180 होने के कारण से कोस का मान है वह माइनस आ जाएगा, -1। ओके, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो गया है। ओके, अब देखिए, ठीक ऐसा ही अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अपने डिस्कस किया वैसा ही। एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी एक लिफ्टर है, जैसे कूली, एक कूली है, वह 15 किलो का कोई भी एक बैग उठाता है और ग्राउंड से उठाता है। ग्राउंड पर कोई बैग रखा हुआ है, सपोज ये ग्राउंड पर कोई सामान रखा हुआ है ज़मीन पर, और इसको किसी लिफ्टर ने उठाया, तो इसको उठाया ऊपर की तरफ लेके गया और अपने सिर पर रखा, हेड पर रखा। सपोज उसकी हाइट है वह 1.5 मीटर की है, तो ग्राउंड से अपने सिर तक ले जाने के लिए उसको 1.5 मीटर हाइट तय करनी पड़ी। अब 1.5 मीटर हाइट तय करनी पड़ी और 15 किलो का सामान है, तो उस कूली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो उस कूली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए, W बराबर Fs, और Fs कितना है? mg। F का मान है mg। mg क्यों है? क्योंकि उसमें उसने जो वज़न उठाया है, जो भार उठाया है वह 15 किलोग्राम का है, तो mg, और ऊंचाई कितनी है? s, जो है इसे देखिए, ये एक प्रकार से ये mg(s) है, इसको mg(h) भी कर सकते हैं। s विस्थापन है तो h हाइट कर दीजिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट अपन यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर होगा mg(s), m का मान है 15, g का मान है 10 और s का मान है 1.5 मीटर। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 225 जूल, अर्थात उस जो लिफ्टर है, जो कूली है, उसके द्वारा लगाए गए बल से किया गया कार्य 225 जूल है। अब ठीक इसका ऑपोजिट लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल डाउनवर्ड लग रहा है, जब इसने इसको ऊंचाई पर उठाया तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है ना, और विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य भी इतना ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करेगा WG, वह हो जाएगा -FGS, और यह भी -225, देखिए इसके बराबर ही आया है। लेकिन दिशा जो क्या बता रहे हैं, इसका जो साइन है वह ऑपोजिट है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है वह विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो उस पर चिन्ह आ गया ऋणात्मक। किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है? जो कोई भी निकाय के ऊपर कार्य, अगर कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य करने के लिए जो आवश्यक जो भी ऊर्जा है, जो कार्य करने के लिए जो एफर्ट्स हैं, एक प्रकार से वही एनर्जी है, या फिर
किसी निकाय पर किया गया कार्य ही ऊर्जा है, अपन ये भी कह सकते हैं। या किसी निकाय को अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, उसकी निकाय में कुछ भी चेंजेस लाने के लिए अगर किया गया कार्य है तो वह ऊर्जा के रूप में। अब ये ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, बाह्य ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। अगर अपन बाह्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बाह्य ऊर्जा के अंदर जो आती है वह यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा होती है जो किसी भी मैकेनिकल या यांत्रिक कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वह यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट मुख्य होते हैं, वो होते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा जो ऊर्जा है वह हीट, ऊष्मा के रूप में भी हो सकती है, इसमें ऊष्मा ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में भी हो सकती है, कई रूप में ऊर्जा को लिख सकते हैं। ऊर्जा है वह लाइट के प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है। तो इसमें जो हम बात करें पर मैकेनिकल एनर्जी की, जो कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ही है। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के एग्जांपल आ जाएंगे। यह एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर अपन ने एक अलग अलग टायर लगी हुई एक छोटी सी गाड़ी लगा रखी है और उस गाड़ी को एक ब्लॉक से बांध रखा है, इसके साथ में एक दूसरा ब्लॉक और बांध रखा है और इसे एक पुली के द्वारा इस किसी भार से लटकाया हुआ है। अब देखिए यह जो भार है उसको यह गाड़ी इसे मूव करेगी फ्रिक्शनलेस। तो इस भार को, इस गाड़ी को चलाने के लिए इसमें भार लगाना आवश्यक है। तो इसमें कितना भार लगाएंगे कि यह गाड़ी ये गति करना चालू कर दे इस तरफ। तो देखिए जब इसमें भार लगाएंगे तो ये भार देगा इसको, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये भार है पोटेंशियल एनर्जी होगा इस ऊंचाई के रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस की ऊंचाई के रिस्पेक्ट में। तो एक फिक्स द्रव्यमान लगाएंगे mgh, तो या तो हाइट बढ़ा देंगे या द्रव्यमान बढ़ा देंगे। तो वह फिक्स ऊर्जा मिलने पर यह जो कार्ट है, ये गाड़ी है, यह यहाँ से गति करना चालू कर देगी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी। चूँकि ध्यान रखिए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, कोई भी गतिशील निकाय है वह भी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? कोई गतिशील निकाय है अगर वह यूनिफॉर्म है तब हो सकता है कि उसको वह कार्य ना करे, यूनिफॉर्म गति से गतिशील है तो। लेकिन अगर उसकी गतिशील निकाय की गति को चेंज कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी बराबर वर्क डन ऑन इट, कि कोई भी एक निकाय है वह एक वेग से गति कर रहा है और उसके कारण से उसकी गतिज ऊर्जा है, तो उस गतिज ऊर्जा है वह कार्य के रूप में होगी। अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए कि जो गतिशील है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गतिशील है। तो अगर कोई भी एक वेलोसिटी u से गतिशील है वेग से और वह गतिमान अवस्था में है और उसका विस्थापन है वह s है और उस पर लगाया गया बल F है, तो उस पर किया गया कार्य W बराबर Fs हो जाएगा। अब वह जो निकाय है जो गतिशील है यूनिफॉर्म वेग से, तो उसका वेग अचानक बढ़ा दिया गया है। तो उसका वेग कितना बढ़ा के, पहले u था और बढ़ा के अब v कर दिया गया है। तो वेग में परिवर्तन हुआ ना, तो वेग में परिवर्तन होने के कारण से क्या हुआ, dv/dt या v माइनस u अपॉन टी, तो ये किसके बराबर आ गया, त्वरण के बराबर आ गया। तो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। तो त्वरण उत्पन्न होने के कारण से उसमें बल लगाने से, और त्वरण के कारण से बल है और बल के कारण से कार्य है। तो देखिए अब अपने पास में एक ऐसा निकाय है जो पहले एक वेग u से, प्रारंभिक वेग u से गतिमान था और उसका विस्थापन s था, उस पर आरोपित बल F था और किया गया कार्य W बराबर Fs था। अब किसी समय पर उसका वेग u से v चेंज कर दिया गया है, तब गति के तीसरे समीकरण के द्वारा अपन लिख सकते हैं u² + 2as बराबर v। तो s बराबर v² माइनस u² अपॉन 2a कर सकते हैं इसके द्वारा, इस इक्वेशन से। और बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब इस बल F द्वारा किया गया कार्य जब उसका वेग में परिवर्तन u से v हो गया तो हो गया W बराबर Fs। तो F का मान है ma और s का मान है v² माइनस u² अपॉन 2a। तो इसको कैलकुलेट करें, देखिए a से a कैंसिल हो गया तो बचा mv² या हाफ m इंटू v² माइनस u²। अब देखिए ये क्या है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो हाफ mv² क्या है, गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा, और हाफ mu² प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अर्थात किया गया कार्य क्या है, गतिज ऊर्जा में
परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में अंतर। अब मैं कहूँगी कोई भी निकाय है वो प्रारंभिक अवस्था में है, रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में, अर्थात u बराबर 0, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी और उस पर किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अर्थात गतिज ऊर्जा ही कार्य है, एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं। कोई भी निकाय है अगर v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होगी और उसके द्वारा किया गया कार्य हाफ एम वी स्क्वायर ही होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लीजिए कि व्हाट इज़ वर्क टू बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी v ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h when the mass of the car is given 1600 किलोग्राम। एक कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का द्रव्यमान है वह है 1600 किलोग्राम है, वह गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। अब उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी स्पीड को बढ़ा के कर दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वेग के बढ़ाने के कारण से उस गाड़ी पर किया गया कार्य, गाड़ी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और कार का द्रव्यमान। अब आपको कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए प्रारंभिक वेग दिया गया तो उसे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो वेग दिए गए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 30 किलोमीटर को करेंगे तो 30,000 मीटर और घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये आ जाएगा 8.33 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे तो ये आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। अब देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, और अंतिम गतिज ऊर्जा जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। मान ज्ञात कर लीजिए इनके। अब इनके मान ज्ञात करेंगे। देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई के आई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ एम यू स्क्वायर। तो यू का मान कितना है, एम का मान है 1600 और u का मान है 8.33 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा अपने पास में 55,511.12 जूल। ऐसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो जाएगी 1/2 गुना 1600 गुना 16.67 का स्क्वायर, तो जाएगा अपना 2,22,311.12 जूल। तो अब दोनों को घटा दीजिए। अंतिम गतिज ऊर्जा, तो किया गया कार्य वो कितना होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इस पर ये किया गया कार्य डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अब जब मान ज्ञात करेंगे तो इसमें से घटाइए, तो जब दोनों को घटाएंगे देखिए 22 ये आ गया 311.12 माइनस 55511.12 और इसको घटाएंगे तो जाएगा 166800 जूल। अर्थात उस कार को, जिस कार का द्रव्यमान 1600 किलोग्राम है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रही थी, उसका वेग बढ़ा के अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया तो किया गया कार्य होगा 1,66,800 जूल। ओके, तो ये अपन ने वर्क एनर्जी के ऊपर बेस्ड टॉपिक डिस्कस किया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए। अब आगे अपन अगले लेक्चर में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।